हाँ, तो फिर से आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का जो है प्रैक्टिस सेट का जो है आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे छात्रों का मैसेज आया कि सर आप ऑब्जेक्टिव बेस का जो है प्रैक्टिस सेट का जो है प्रैक्टिस कराइए। इससे पहले हम लोग 20 जो है प्रीवियस ईयर के बिहार एसएससी द्वारा आयोजित पर जितने भी परीक्षाएं आयोजित कराई गई है उसका हम लोग जीके और जीएस के प्रश्न का जो है एनालिसिस कर चुके हैं। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जो है बिहार सचिवालय सहायक नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें 20 जो है आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस किया गया है। उसके आगे जो भी और प्रश्न पत्र है उसका भी मैं एनालिसिस कराऊंगा। उससे पहले आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का जो है ऑब्जेक्टिव बेस का जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यह जो है आपका एडुटेरिया प्रकाशन की जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 का जो है एनालिसिस करेंगे। इसके जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न है पत्र है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट, ये जो है 150 क्वेश्चन इसमें है। तो हम लोग इसमें जो है जीके और जीएस के प्रश्न को ही एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएसए का संविधान, ब्रिटिश संविधान या सोवियत रूस का संविधान। तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा देश का संविधान का निर्माण हुआ तो इस पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। और हमारे भारत के संविधान में लगभग 2/3 तत्वों को जो है 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से संघात्मक सरकार की जो है स्थापना, केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, ये सभी जो है आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो सबसे अधिक हमारे देश के संविधान पर प्रभाव किसका है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो जब हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकारों को जो है 7 फंडामेंटल राइट को जो है आपको उसमें जो है दिया गया था। बाद में क्या किया गया कि एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अभी वर्तमान में यदि पूछे तो 6 हो जाएगा, लेकिन पूछे कि प्रारंभ में यानी मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44 संविधान संशोधन आपका जो 1978 में हुआ, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा जो है आपका संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सी गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब 4 ऑप्शन को देखकर बताना है कि ये जितने भी इसमें दिए हुए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो सिद्धांत है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो इसमें जो चौथा है मजदूरों का जो संरक्षण है ये आपके जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। बाकी आपके ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध निषेध, ये सभी क्या है आपके गांधीवादी दर्शन सिद्धांत पर जो है आधारित है। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो जो केंद्र सरकार है राज्यों को क्या करती है, अनुदान देती है, लेकिन वो किसकी सिफारिश पर देती है, तो ये जो है वित्त आयोग जो है अपना सिफारिश करता है, उसी के आधार पर जो है राज्यों को जो है सहायता अनुदान प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित की गई है। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ है वो आपका केंद्रीय सरकार में किए गया है, केंद्रीय सरकार में ही निहित की गई है, क्योंकि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 248 है, 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति ऐसे विषय पर जो संघ और राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की शक्ति जो है आपका संघीय विधानमंडल में ही निहित होगी। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं,
भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार का मुख्य जो है कानूनी सलाहकार किसे माना जाता है? तो हम लोग अटॉर्नी जनरल, भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है, यानी भारत का जो महान्यायवादी होते हैं, उन्हें जो है आपका मुख्य कानूनी सलाहकार माना जाता है। और इनके लिए आर्टिकल 76, ये भी परीक्षा पूछता है कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत किनकी नियुक्ति की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो हमारे देश के संविधान में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को बताना है कि किसके द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद या तो उसको स्थापना की जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। वर्तमान में अभी पश्चिम बंगाल में जो है इसकी स्थापना किया जा रहा है। तो ये जो है आपका इसका सही जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत जो है किसी राज्य की विधानसभा जो है राज्य विधान परिषद का सृजन या समापन जो है वो कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो ये जो है भाग आपके 8वें भाग में भारतीय संविधान के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, जबकि भाग 9 में पंचायतों से संबंधित जो है आपके प्रावधान, और भाग 9-11 में जो है संघ और राज्य के बीच संबंध, तथा भाग 6 में जो है राज्यों से संबंधित का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव देता है? तो उसमें फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। किसके कारण? तो फास्फोरिक अम्ल के कारण जो है फास्फोरिक अम्ल के कारण जो है उसकी क्या होता है? खट्टा होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी पार्टिकल वो कैसा होता है? तो ये पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है पॉजिट्रॉन होता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? तो 1897 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक तत्व में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो है आपका हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। जबकि वायुमंडल में जो यदि पूछे तो वायुमंडल में सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो है आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह नियम क्या कहलाता है? आप देख सकते हैं ऑप्शन में बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम या पाउली का नियम। तो ये जो हो जाएगा आपका बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि चार्ल्स का नियम बताता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं जो है आपका ये गैस में ठोस, ये जो हो जाएगा आपका गैस में ठोस, इसका सही आंसर हो जाएगा। धुआं गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण है। यदि वायु जो है गैस में गैस, यदि वायु पूछे कि किस प्रकार का विलयन है, तो वायु जो हो जाएगा गैस में गैस हो जाएगा, और धुआं जो है आपका गैस में ठोस। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ इसमें से कौन सा जो है नहीं है? तो ये जो आपका नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ आपके कौन हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएंगे, जबकि नाइट्रोजन अम्ल जो है ये नहीं होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी ये परंपरागत प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ से 3-4 जो प्रश्न है वो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उसमें ऑप्शन देखकर जो है परीक्षार्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यदि पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर यदि पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? बिल्कुल इजी प्रश्न है, हम प्रैक्टिस सेट में भी बहुत बार इस प्रश्न को एनालिसिस कराए हैं। तो भारत की प्रथम जो महिला आईपीएस थी आपका किरण बेदी।
और यदि पूछे कि भारत की प्रथम महिला आईएएस यदि पूछे तो अन्ना जार्ज हो जाएगा। यदि पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश तो ये हो जाएगा आपका फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन हो जाएगा? फातिमा बीबी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई महिला नहीं बनी है। यदि पूछे कि हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है तो लीला सेठ। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? तो कागजी मुद्रा को जारी करने वाला प्रथम जो देश था आपका चाइना था। और यदि पूछे कि पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन था तो वो भी आपका चाइना था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो फॉल बैक शब्द जो है आपका कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती से संबंधित है। और कुश्ती में आपका फॉल बैक हो गया, डॉग फॉल हो गया, उसके अलावा पुल चित, ये सब संबंधित जो तथ्य है ये आपके हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, अब भारत का राष्ट्रीय खेल भी आपका जो है आपका हॉकी है, लेकिन यहाँ जो है कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? तो राष्ट्रमंडल खेल वर्तमान में हुए हैं, इसलिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत में सर्वप्रथम जो है 1934 में राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का यदि पूछे तो 1930 में ये हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस राज्य की जो समुद्री तट रेखा है सबसे अधिक लंबा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। अभी वर्तमान में गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में जो है चुनाव भी होने वाले हैं, तो इस दृष्टि को हिमाचल प्रदेश में। तो भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो आपका गुजरात का है। और भारत के 9 राज्य जो हैं आपके 9 राज्य भारत के जो है समुद्री तट रेखा से लगी हुई है, जिसमें गुजरात की समुद्री तट रेखा जो है आपकी सबसे लंबी है। और यदि पूछे कि सबसे छोटा किसका है तो आपका गोवा की समुद्र तट रेखा जो है सबसे छोटी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? यहाँ कुछ पर्वत और दर्रा के नाम दिए गए हैं, इसमें कौन जो है सम्मिलित मतलब सही मिलान नहीं किया गया है उसको हम लोग को देखना है। पहला हम लोग देखते हैं शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये आपका सही है। दूसरा है बोमडीला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। उसके बाद नाथुला, तो ये मेघालय दिया है, ये आपका गलत है क्योंकि मेघालय नहीं होगा, ये आपका जो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। कहाँ? सिक्किम में है। फिर जोजिला जो है आपका जम्मू कश्मीर। तो ये आपके चारों जो आपके पर्वत दर्रा दिए हुए हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही जो है चारों जो है घुमा फिरा कर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि शिव किला दर्रा कहाँ है, बोमडीला दर्रा कहाँ है, नाथुला दर्रा कहाँ है, जोजिला दर्रा कहाँ है, ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। सुबनसिरी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। चलते हैं हम लोग। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है, ये भी परीक्षा में पूछा भी जाता है। चलते हैं हम लोग। और ये इसका उद्गम स्थल जो है ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट जो है कैलाश श्रेणी से जो है इसका एक हिम नद है, ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के सर्वाधिक भू क्षेत्र में जो आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये लगभग 42% भाग पर 42-42% भाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो भारत की कुछ जल विद्युत परियोजना के यहाँ नाम दिया गया है, उसमें आपको बताना है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करती है। तो इसमें देख सकते हैं सलाल, ये तो आपका जम्मू कश्मीर में है, उड़ी भी जम्मू कश्मीर में है, दुलहस्ती परियोजना भी जम्मू कश्मीर में है, जबकि पार्वती जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय जल मार्ग की लंबाई जो है सर्वाधिक है? यहाँ जो है राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग जो है 4, राष्ट्रीय जल मार्ग जो आपका 4 है, इसकी लंबाई सबसे अधिक है। ये लगभग 2890 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह जो है काकीनाडा, पुदुचेरी नहर, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो है संबंधित है। और
राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है आपका 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है 365 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है आपका 2890 किलोमीटर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है? तो ये वाराणसी में है, वाराणसी में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो ये आपका पटना में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पूछे तो ये आपका कोलकाता में है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? यहाँ कुछ घास के नाम दिए गए हैं, जैसे सवाना हो गए, कंबोज हो गए, लानोज हो गए, पंपास हो गए। इसमें बताना है कि कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका पंपास। ये जो पंपास हो जाएगा ये अर्जेंटीना में पाया जाता है और यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जबकि आपका सवाना जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है। फिर आपका कंपोस्ट जो है ब्राज़ील में पाया जाता है। फिर आपका लानोस जो है ये वेनेजुएला में पाया जाता है। ये तीनों जो है आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जबकि पंपास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पृथ्वी का प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? तो ये ब्राज़ील में है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आपका नागपुर, नागपुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जितने भी प्रश्न हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं कि एडिटोरिया का जो भी प्रैक्टिस सेट आता है ये काफ़ी अच्छा होता है और इसमें कोई त्रुटि नहीं रहती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये जो ग्रीन आर्मी है ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये मुख्य प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं आपके होते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका संबंध किससे है? तो ओजोन परत की क्षय को जो है रोकना। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है और यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ओजोन परत को क्षरण करने वाले पदार्थों को प्रयोग से क्या करना है? हटाना है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी? तो जब हम लोग पूर्व के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर रहे थे तो उस समय भी बताए थे कि जो हड़प्पा की सभ्यता यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आपके लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए क्या थी? काफ़ी फेमस थी, काफ़ी प्रसिद्ध थी और महानगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार जो थे वहाँ बनाए गए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रमुख नगर थे जिसमें आपको एक हड़प्पा और एक जो है मोहनजोदड़ो। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। प्रीवियस ईयर के प्रश्न में भी इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध फेमस शासक थे। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया और उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में जाकर वहाँ जो है संलेखना विधि से अपने शरीर को क्या किए थे? त्याग किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है गंधार कला, गंधार कला जो है ये ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है और यह भारतीय और यूनानी कला का जो है सम्मिश्रण शैली है। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चंगेज खां, चंगेज खां ने किसके शासनकाल में भारतीय सीमाओं पर जो है आक्रमण किया था? तो चंगेज खां जो है इल्तुतमिश के समय में जो है ये भारतीय सीमाओं पर जो है आक्रमण किया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था आपका लोदी वंश था और इसके संस्थापक लोदी वंश के जो थे आपके बहलोल लोदी थे, जबकि अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। जैसे हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश आता है, फिर उसका तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट में जो है लोदी वंश आता है। इसके बाद मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना हो जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अकबर द्वारा शुरू किया गया दीन इलाही धर्म का मूल उद्देश्य क्या था। ये जो दीन इलाही धर्म था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या था, तो इसका मूल उद्देश्य जो था विश्व बंधुत्व। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा भी गया है। तो इसका सही जो आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो 1887 में आयोजित किया गया था उसमें अध्यक्ष थे, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो थे मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और कुल प्रतिनिधि इसमें 72 प्रतिनिधि जो थे भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि साबरमती की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था, तो ये 1917 में जो है गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में गांधी जी ने किया, लेकिन यह आश्रम जो है 1917 में स्थानांतरित हो गया था साबरमती नदी के किनारे, तब से इसे साबरमती आश्रम जो है कहा गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो ये जो हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता। एक्चुअली क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था, और ये जो है आपके गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 15 मार्च 1931 को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जबकि आपका साइमन कमीशन आप जानते हैं कि 3 फरवरी 1928 को आया था। चौरा चौरी कांड जो हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था आपका ये 1932 में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता जो है आपका ये 1931 में हुआ था। इस 1931 से ठीक पहले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये आपका गांधी इरविन समझौता जो है सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि पुस्तक है ये कविताओं का जो है संग्रह है, कलेक्शन ऑफ पोएम। और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि हेतु उन्हें 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। गीतांजलि का अर्थ गीतों का उपहार, और गीतांजलि जो है ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है, तो ये इंडोनेशिया। तो भारतीय बैडमिंटन टीम ने फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया को जो है हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है, और इसका आयोजन जो है थाईलैंड के बैंकॉक शहर में किया गया था। तो थॉमस कप का संबंध किससे है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बैडमिंटन से है, और पहली बार भारत ने जो है थॉमस कप को जीता है, लेकिन किसको हराकर जीता है, तो इंडोनेशिया को हराकर जीता है। एक करंट अफेयर के प्रश्न है आपके। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है किन्हें बनाया गया है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राजीव कुमार को बनाया गया है, और ये 25 नंबर के जो है मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, इनका कार्यकाल जो है फरवरी 2025 तक, ये फरवरी 2025 तक जो है बने रहेंगे अपने पद पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का पहला पहियों का संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है, तो ये कोलकाता में किया गया है। कोलकाता में किया गया है। 75वें जो हम लोग आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे उसी अवसर पर कोलकाता के ट्राम के अंदर दुनिया का पहला पहियों का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता। तो IPL जो आयोजन हुआ था इसको जीतने वाली टीम का क्या नाम है, तो गुजरात टाइटंस ने जीता, पहली बार आई और फर्स्ट बार में ही ये विजेता बने। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो ये जो है फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। तो एलिजाबेथ बोर्न जो है फ्रांस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। यह पद संभालने वाली जो है दूसरी महिला है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से जो है किसे सम्मानित किया गया है, किसे दिया गया है, तो ये जो है आपका गीतांजलि श्री को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। इनके उपन्यास का नाम है टॉम्ब ऑफ यानी बालू की रेत। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया था।
तो ये जो है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था? तो विश्व पृथ्वी दिवस 2022 प्रतिवर्ष हम लोग 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस का सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका थीम जो था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? इम्तियाज अनीस, इम्तियाज अनीस द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो ये जो है आपका भारत सरकार जो है इसको मान्यता दे दिया है और यहाँ भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा जो है निर्मित की गई है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में आपका कौन पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है आपका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अगले प्रश्न हम इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो जिस व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी हो जाती है उसकी इंसुलिन अग्नाशय में उत्पन्न नहीं होता है तो उसको इंसुलिन दिया जाता है। इस इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो बेंटिंग और बेस्ट, बेंटिंग और बेस्ट ने जो है इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, दो अस्थियों एक दूसरे को किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग स्नायु के नाम से जानते हैं। दो अस्थि एक दूसरे को अनसंयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे स्नायु, इंग्लिश में इसको लिगामेंट कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट आप लोग जानते होंगे लेकिन हिंदी यदि पूछ दे तो उसको स्नायु के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो है सही है? यहाँ विटामिन और उसके रासायनिक नाम का दिया गया है। तो विटामिन आपके देख सकते हैं, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है ये जो है आपका थायमिन, बिल्कुल सही है। उसके बाद है विटामिन डी को कैल्सीफेरल कहते हैं, ये भी सही है। विटामिन ए आप देख सकते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम यहाँ एस्कॉर्बिक अम्ल दिया है जो बिल्कुल गलत है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन ए जो है ये रेटिनॉल। नेक्स्ट है विटामिन B12, तो विटामिन B12 जो है साइक्लोबैल्मिन, ये बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी जो है आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन होती है? तो डीएनए में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटोस, पेंटोस शर्करा होती है। अगला प्रश्न है जो आपका जीएस से संबंधित है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध जो है किसके अध्ययन से है? तो विषयों के अध्ययन को हम लोग टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग के द्वारा होता है? तो ये जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है इसमें भोजन और जल में यदि नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। और विशेषकर ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में क्या होता है? जानलेवा बीमारी होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो है ये भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इसमें कौन सही सुमेलित है? आमाशय अम्ल का स्त्रावन करता है, बिल्कुल सही है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, भी सही है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इनमें से सभी जो है आपके सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मानव मस्तिष्क में स्मरण की क्षमता यानी यादाश्त की जो क्षमता होती है वो कहाँ पर होती है? तो सेरिब्रम में होता है। तो सेरिब्रम जिसको अग्र मस्तिष्क का एक मुख्य भाग होता है, इसमें मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का भी केंद्र होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट को जारी करता है? तो कौन सी संस्था जो है भारत में करेंसी नोटों को जारी करने का काम करती है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक करेंसी नोटों को जारी करती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारतीय साख समिति द्वारा कृषकों को किस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो कृषकों को जो है आपके अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, ये सभी प्रकार के जो है ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? तो ये जो है 18 से 50 वर्ष के लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष एक कब से कब तक का होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है भारत में वित्तीय वर्ष चलता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये जो है सौर सेल यानी सोलर जो लाइट होता है, ये क्या करता है? आपके प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने पर द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका घटता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्वनि का तरत्व पिच जो होता है और उसकी जो तीक्ष्णता होती है उसका निर्धारण किससे होता है? तो उसका निर्धारण जो है ध्वनि के आवृत्ति से होता है, फ्रीक्वेंसी से होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज जो है क्या करता है? फ्यूज जो है एक गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, लुकलांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य ये क्या है? तो ये जो अमोनियम क्लोराइड। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है अपवर्तन। ये जो अपवर्तन के कारण किसी साफ जल वाले तालाब की जो आभासी गहराई है वो ओरिजिनल गहराई से क्या होती है? कम दिखाई देती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं और ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग वर्ण का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो है आपका बैगनी रंग का होता है। यदि पूछे कि सबसे जो है अपवर्तनांक कम किसका होता है? तो लाल रंग का होता है और सर्वाधिक जो है बैगनिक रंग का होता है। यदि परीक्षा में पूछे कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है और सबसे कम बैगनी का होता है और सबसे जो आपका कम विक्षेपण होता है वो लाल रंग का होता है और सर्वाधिक विक्षेपण जो है आपका बैगनी रंग का होता है। तो आशा करते हैं कि ये आप लोग का जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग कमेंट करें, यदि बोलेंगे तो नेक्स्ट भी जितने भी आपके एडुटेरिया के पे पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्रैक्टिस सेट है उसके हम लोग सभी जो हैं जीके और जीएस प्रश्नों का एनालिसिस कर लेंगे और पूर्व की भांति आपके बिहार एसएससी की पूर्व की जो परीक्षा आयोजित कराई गई है उसका भी वीडियो जो है आपको अपलोड होते रहेगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।